मेरे दोस्तों, ग्रामर कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 1 में द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सन ऑफ हिंदुस्तान MD अखलाक के साथ आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ग्रामर का सिलेबस देखा था। इस वीडियो को मैं ग्रामर के डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज ग्रामर? Grammar is rule or law which determines the organization of sentences and various parts of speech. मैंने determine शब्द का यूज किया है। determine इसका मतलब होता है फैसला करना या तय करना। ग्रामर या तो नियम है या कानून है जो फैसला करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस को और वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर मैं कहता हूं राम इज गोइंग कहता हूं राम इज गोइंग, तो मेरा कहना यह है राम इज गोइंग। राम के साथ इज ही क्यों हुआ? राम के साथ आर क्यों नहीं हुआ? तो आपका आंसर होता है कि क्योंकि राम एक नाम है, सिंगुलर नेम है, और एक नाम के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आपने इस का यूज़ कर दिया। ये बात कहाँ से आई? ये ऑर्डर राम के साथ इज ही आएगा, ये ऑर्डर ग्रामर ही करता है कि भैया राम के साथ इज का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर इसी जगह रहता राम एंड श्याम तो आप लिखते आर, क्योंकि दो नाम है, पुलर नेम है, पुलर नेम के साथ पुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाता है ग्रामर इज रूल और लॉ विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर या तो नियम है या कानून है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस को डिटरमाइन करता है या वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच को और डिटरमाइन करता है। फिर बात आती है कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट क्या है? एक बात जान लीजिए कि A से Z तक A to Z अल्फ़ाबेट एक ही होता है। अल्फ़ाबेट एक ही होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है। आप इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे कि A से Z तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। वो 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट एक ही है। और अल्फ़ाबेट में S भी नहीं लगाएंगे, अल्फ़ाबेट्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट्स कर देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट में एस भी नहीं लगेगा। और ए से जेड तक में जो 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वॉवेल हैं, AEIOU, W और Y सेमी वोवेल हैं, रेस्ट जो बचे 19 वो कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ से SSC CGL में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है बॉबी लर्न्ड अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी learned alphabets at the age of 2। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि बॉबी ने 2 साल की उम्र में भाषा सीखा। अब आप ही बताइए
2 साल की उम्र में कोई भाषा सीखता है क्या? ABCD सीखता है ना, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट होगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 26 रहता या 25 रहता, जिस उम्र में लोग भाषा सीख सकते हैं वो उस तरह का उम्र होता, तब ये सही हो जाता। 2 साल की उम्र में कोई भाषा नहीं सीखता है, मॉरल के व्यू से भी हम देख सकते हैं कि नहीं सीखता है, और अल्फ़ाबेट्स यहाँ नहीं होगा, इसी वजह से अल्फ़ाबेट होगा। हाँ, ऐसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि बॉबी लर्नड अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 25, तो आपको नो एरर ठीक करना होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, और अल्फ़ाबेट जो ABCD है उनके बारे में कहा जाता है। अब बात यह है कि वर्ड क्या है। जब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। मिलने के बाद कोई अर्थ निकलना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं बॉय, डॉग, कैट, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद इनका अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब लड़का है, इसका मतलब डॉग है, इसका मतलब बिल्ली है। तो एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जब उनका कोई मीनिंग निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, तो उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। जब एक से ज़्यादा वर्ड आपस में मिलते हैं और उनका कोई मीनिंग होता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखते हैं राम इट्स, राधा इज गोइंग, तो एक से ज़्यादा वर्ड आपस में मिल रहे हैं और इनका कोई मीनिंग है, तो क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। अब बात आती है कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सेंटेंस को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जिसके विषय में हम बात करते हैं या जो चर्चा का विषय होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या जो वर्कर होता है ना, कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। जो वर्कर होता है ना, जो काम का करने वाला होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि लिखते हैं राम किल्ड रावण, तो राम ने रावण को मारा, तो काम इसमें कौन किया? राम ने काम किया, तो राम इसमें क्या हो गया? राम हो गया सब्जेक्ट। फिर देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब जिससे किसी काम का करना या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं वी आर इंडियन,
हम लोग भारतीय हैं होने का पता चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है, इसमें काम होने का पता चल रहा है ना, काम हो रहा है, इसमें भारतीय होने का पता चल रहा है। तो मेरा डेफिनेशन है, जिससे किसी काम का होने या करने का पता चले उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब मैं वर्ब की पहचान की बात करता हूँ। वर्ब की पहचान, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा ना, जैसे खाना, उठना, बैठना, रोना, पढ़ना, चिल्लाना, आना, जाना, तो समझेंगे कि ये वर्ब है। इसको हम लोग राइटिंग में लेंगे, वर्ब की पहचान। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो। वर्ब की पहचान के लिए दूसरी बात, एक और बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। जो वर्ब होगा उसके अंत में ISE, IZE, FY और ATE लगा रहेगा। जैसे हार्मोनाइज, एगोनाइज, ब्यूटीफाई, सेटिस्फाई, मैग्नीफाई, एक्टिवेट। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, इस शब्द के अंत में ISE लगा हुआ है, इस वर्ड के अंत में IZE लगा हुआ है, इस वर्ड के अंत में FY लगा हुआ है, और यहां पे देखते हैं ATE लगा हुआ है। तो मैंने एक बात बताया वर्ड की पहचान के लिए कि जिस वर्ड के अंत में ना लगा रहेगा तो समझेंगे कि वर्ब है, और फिर दूसरी बात बताया कि इसके अंत में ISE, IZE, FY और ATE लगा रहेगा। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से प्रभावित होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि राम ने मोहन को मारा, तो राम ने मोहन को मारा, राम के एक्टिविटी से कौन प्रभावित हुआ? मोहन। पिटाई मोहन को लगी। कहते हैं राधा एक खत लिखती है, तो यहां पर कौन प्रभावित हो रहा है? खत लिखना उसका रिजल्ट है। वे लोग एक किताब पढ़ते हैं, तो एक किताब यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जिस पर क्रिया का रिजल्ट होता है, जो काम से प्रभावित, सब्जेक्ट से प्रभावित होता है ना, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कर्म। यह सब्जेक्ट से प्रभावित, मतलब इफेक्टिव होगा। एग्जाम्पल के लिए लेंगे, राम किल्ड रावण। यहां पर देखिए राम ने रावण को मारा,
राइट्स ए लेटर, यहां पे क्या होता है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये राधा के क्रिया का क्या है, ये रिजल्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद एक पॉइंट है, सब्जेक्ट या तो नॉन होगा या प्रोनाउन होगा। और यहीं से मैं इस वीडियो का अंत कर रहा हूं। जाते जाते मैं आप लोगों के सामने एक प्यारा सा सेंटेंस रखना चाहता हूं। सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट बॉटम। मेरे दोस्तों, इस सेंटेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप असफल हो रहे होते हैं, असफल हो जाते हैं और असफल होकर के बॉटम पर चले जाते हैं, उस वक्त अपने आप को कैसे सफल होते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं और सफलता कैसे तलाशते हैं, यही आपकी असल सफलता होती है। ये पल आपका ऐसा पल होता है आपके जीवन का जब दुनिया मजाक उड़ा रहा होता है और आप कैसे सफल हो जाते हैं और फिर दुनिया को दिखा देते हैं और अपने आप को कंटिन्यू रख पाते हैं, बैलेंस रख पाते हैं। यही आपकी असल सफलता होती है और आपके परिश्रम का और आपके लगन का पहचान होता है। इस सेंटेंस में यही संदेश दिया गया है। मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।